जय हिंद दोस्तों। क्लास 12th फिजिक्स ऑब्जेक्टिव में आपका स्वागत है। आज आपको चैप्टर 4 में जो कुछ बच गया था ऑब्जेक्टिव उसे हम बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखें, कुछ ऑब्जेक्टिव आपको बहुत ही इजी में बन जाएगा और कुछ ऑब्जेक्टिव आपको टाइम लगेगा। आप उसे समझें, ध्यान से देखें और उसे ज़रूर लिख लें। दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव आपको बहुत सारे कंपटीशन, बोर्ड्स एग्ज़ाम सभी के लिए इम्पोर्टेंट्स है। इसीलिए आप कॉपी कलम ले करके जो भी ऑब्जेक्टिव पढ़ाते हैं उसे लिख लें, जिससे आपको सुविधा होगा, फ़ायदा होगा। तो स्वागत है दोस्तों आपका प्यारा यूट्यूब चैनल गोल्डन सर पर। मैं गोल्डन सर आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और एक बार फिर आपके बीच फिजिक्स ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये पहला नंबर क्वेश्चन देख रहे होंगे। आज आप लोग को कुछ ज़्यादा न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है जिसे आपको बना बना करके सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे 64 समरूप बूंद जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाता है, बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? 64 समरूप बूंद जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाता है, बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? सभी बच्चा को आंसर इसका याद है और उसका आंसर होता है 20 माइक्रोफैराड। सभी को याद है, लेकिन सूत्र अगर याद रहे तो सबसे सुपर। और आप लोग को सूत्र लिख देते हैं कि बड़ी बूंद की धारिता, बड़ी बूंद की धारिता जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है n का पावर 1/3 गुना छोटे बूंद की धारिता। छोटे बूंद की धारिता, तो बड़े बूंद की धारिता बड़ा होता है n का पावर 1/3 गुना छोटे बूंद की धारिता। n क्या चीज होता है? बूंदों की संख्या होती है। तो यहां पर बूंद कितने हैं? तो 64, n हो जाएगा 64 और उसका पावर 1/3 और गुना छोटे बूंद की धारिता जो है वो है 5 माइक्रोफैराड, गुना में 5 माइक्रोफैराड। दोस्तों, किसी का पावर 1/3 का मतलब होता है घनमूल, 1/2 रहता तो वर्गमूल, 1/4 रहता तो फोर्थ मूल। मतलब 1/3 का मतलब हुआ कि 64 का घनमूल कितना होता है। दोस्तों, 64 का घनमूल जो होता है वो 4 होता है, क्योंकि 4 गुना 4 गुना 4 अगर करते हैं 3 बार तो वो 64 हो जाता है, जिसको हम 4 के पावर 3 भी लिख सकते हैं। होल का पावर 1/3 और गुना 5 माइक्रोफैराड। ठीक है दोस्तों, ये 3 और ये 3 कट गया, 4 का पावर 1 बचा और 4 का पावर 1 क्या होता है? 4 होता है और गुना में 5 माइक्रोफैराड। दोस्तों, 4 को 5 से गुना करने पर 4 पंचा 20 माइक्रोफैराड आया, तो इसीलिए सही आंसर आपको 20 माइक्रोफैराड हुआ। तो याद रखना है सूत्र, बड़े बूंद की धारिता बराबर n का पावर 1/3 गुना छोटे बूंद की धारिता। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये भी सुंदर क्वेश्चन है। कहता है कि यदि 10 माइक्रोकुलाम धारिता वाले संधारित्र को 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाए तो उस पर आवेश क्या हो जाएगा? दोस्तों, धारिता है कितना? देखिए ध्यान दीजिए, सॉल्व कर देते हैं इसको। धारिता को C से डिनोट करते हैं और धारिता कितना है? 10 माइक्रोफैराड। 10 माइक्रोफैराड और 1 माइक्रो होता है 10 का पावर -6, तो 10 माइक्रोफैराड क्या आ जाएगा? 10 गुना 10 का पावर -6, जिसे हम 10 का पावर, यहाँ 1 है और यहाँ -6 तो गुना पावर जुटेगा, 1 को -6 जोड़ दीजिए, -5 फैराड। सी हो गया 10 का पावर -5 फैराड और वोल्टेज है 5 वोल्ट। वोल्टेज कितना है दोस्तों? भी है आपको 5 वोल्ट। अब दोस्तों हमको निकालना है आवेश यानी Q, और आप लोग जानते हैं Q बराबर फॉर्मूला आता है C गुना V यानी सी भी। Q बराबर फॉर्मूला क्या आता है? सी भी। और C कितना है? तो 10 का पावर -5 और गुना में V कितना है? तो 5 वोल्ट।
तो 5 को 10 के पावर माइनस 5 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 5 गुना 10 के पावर माइनस 5 कूलम। तो इसका सही आंसर सी नंबर हो गया। इस दोनों को गुना करने पर कितना आया, 5 गुना 10 का पावर माइनस 5 कूलम। इसका सही आंसर क्या हो गया, 5 गुना 10 का पावर माइनस 5 कूलम, जो कि आपको सी नंबर है। ठीक है, दिमाग में आ गया बात। धारिता था 10 माइक्रोफेराड, 1 माइक्रो होता है 10 के पावर माइनस 6, 10 माइक्रो मतलब 10 गुना 10 के पावर माइनस 6, गुना में पावर जुटेगा, माइनस 6 में 1 जोड़िए माइनस 5 हो गया। वोल्टेज आपको है 5 वोल्ट, भी लिख दीजिए 5 वोल्ट। हमको निकालना आवेश, चूंकि Q बराबर होता है सी भी, सी है आपको आप 10 माइनस 5 फेराड, अब भी है आपको 5 वोल्ट, दोनों गुना कर दिए। आवेश का मात्रा कूलम होता है इसलिए सी लगा दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं दोस्तों। कहता है यदि एक शीशे की छड़ को हवा संधारित्र के 2 पट्टियों के बीच घुसाया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी। दोस्तों, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो होती है दोस्तों, C बराबर एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर ए बाई डी होता है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होता है, C बराबर एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर ए बटे डी। एप्सिलॉन नोट जो होता है वो निर्वात की विद्युतशीलता कहलाता है। इसका मान होता है 8.85 गुना 10 का पावर माइनस 12 फेराड प्रति मीटर। एप्सिलॉन आर जो है ये आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है। ठीक है, यह एक नियतांक होता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है। तो इसका मान जो है, जो आपको दिया रहेगा दोनों प्लेट के बीच माध्यम, उसका परावैद्युतांक हम लोग लिख देते हैं। ए है उभयनिष्ठ क्षेत्रफल, दोनों प्लेट का उभयनिष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो ए लेते हैं, और डी जो होता है दोनों प्लेट के बीच की दूरी होती है। ठीक है दोस्तों, तो अब कहानी यह है कि यदि एक शीशे की छड़ को हवा संधारित्र के 2 पट्टियों के बीच में अगर हम रख देते हैं, शीशा के छड़ को घुसा देते हैं, तो इसकी धारिता क्या होगी। तो अब शीशा के छड़ को जब घुसाएंगे इसके अंदर, तो शीशा का जो परावैद्युतांक होता है उससे तो गुना हो जाएगा इसमें। शीशा के छड़ अगर वायु के स्थान पर शीशा का छड़ भरेंगे दोनों प्लेट के बीच, तो शीशा के जितना परावैद्युतांक होता है वो यहाँ पर रखेंगे, और वो रखने पर जो है धारिता क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि अंश में रख रहे हैं ना। हर में रखते तो क्या होता, घट जाता, लेकिन अंश में रख रहे हैं तो क्या है, बढ़ जाएगा, क्योंकि सी जो है ना वो सी समानुपाती एप्सिलॉन आर है। यानी परावैद्युतांक बढ़ाएंगे धारिता बढ़ेगा, परावैद्युतांक घटाएंगे धारिता घटेगा। समझ में आया बात। इसीलिए अगर 2 प्लेटों के बीच में शीशा का छड़ अगर दे देते हैं तो उसकी धारिता क्या होती है, उसकी धारिता बढ़ जाती है। इसका सही आंसर ए नंबर होगा, इसकी धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बेहतरीन क्वेश्चन है। कहता 2 माइक्रोफेराड तथा 4 माइक्रोफेराड के 2 संधारित्र श्रेणीबद्ध है, यानी श्रेणी क्रम में है। देखिए इसका चित्र ही हम बना देते हैं। देखिए ये आपको रहा 2 माइक्रोफेराड, एक दूसरा है आपको 4 माइक्रोफेराड। ठीक है, एक 2 माइक्रोफेराड इसका नाम दे देते हैं और इसका नाम हम दे देते हैं 4 माइक्रोफेराड। और दोनों के चरम सिरे पर वोल्टेज है 1200 वोल्ट, यानी इस दोनों के बीच का वोल्टेज जो है दोस्तों, इस दोनों के सिरे के बीच का वोल्टेज जो है वो कितना है, तो वो है 1200 वोल्ट। ठीक है, तो अब कहता है कि 2 माइक्रोफेराड, यानी ये जो आप देख रहे हैं 2 माइक्रोफेराड, इस संधारित्र पर विभवांतर कितना होगा। दोस्तों एक बात सबसे इंपॉर्टेंट समझाने वाला बात है कि जब धारिता श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है तो सभी पर आवेश समान होता है, यानी इस पर भी आवेश वही होगा जो इस पर होगा। श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है और समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। अगर संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो सभी संधारित्र के लिए विभवांतर समान होता है, और श्रेणी क्रम में जब जोड़ेंगे तो सभी संधारित्र के लिए क्या समान होता है, तो आवेश समान होता है। ये दिमाग में आपको रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, इसे दिमाग में रखना है कि श्रेणी क्रम में क्या समान होता है, तो श्रेणी क्रम में सभी के लिए आवेश समान होता है, और समांतर क्रम में सभी के लिए विभवांतर समान होता है। तो सर्वप्रथम हम यहाँ देखते हैं 2 माइक्रोफेराड है, यहाँ 4 माइक्रोफेराड है। इसका हम लोग श्रेणी क्रम में संयोजन का जो तुल्य धारिता का फॉर्मूला होता है उससे निकाल लेते हैं। तो एक फॉर्मूला आता है श्रेणी क्रम संयोजन के लिए, CS बराबर C1 गुना C2 बटे C1 जोड़ C2।
श्रेणी क्रम का क्या होता है फॉर्मूला, C1 गुना C2 बटा C1 जोड़ C2। अगर दो धारिता जोड़ेंगे तो इसी सूत्र से आप आसानी से तोड़ सकते हैं। C1 गुना C2 बटा C1 प्लस C2। तो यहाँ देखिए ये मान लेते हैं हम C1 और इसको मान लेते हैं हम C2। अब इसका तुल्य धारिता हम पहले निकाल लेते हैं। तुल्य धारिता यानी CS कैसे निकलेगा, तो आप जानते हैं CS और आप C1 गुना C2 सूत्र से, C1 गुना C2। तो C1 कितना 2 माइक्रोफेराड गुना C2 कितना 4 माइक्रोफेराड, C1 गुना C2 अब बटे में C1 प्लस C2 तो 4 2 6 माइक्रोफेराड। C1 गुना C2, C1 ये C2 ये, C1 गुना C2 गुना में लिखे, अब बटे में C1 जोड़ C2 तो 4 2 और 4 6 माइक्रोफेराड। दोस्तों ये कटने वाला तो काट दीजिए, माइक्रोफेराड तो कट गया, और 2 3 6 ये भी कटेगा, तो CS हो गया आपको 4/3 माइक्रोफेराड। ये श्रेणी क्रम में जो जुड़ा, इसका जो आपको परिणामी धारिता हुआ, दोनों का परिणामी धारिता वो आया 4/3 माइक्रोफेराड। देखिए समझिएगा ध्यान से, दोनों श्रेणी क्रम में था, श्रेणी क्रम में हम तुल्य धारिता निकाल लिए। अब वोल्टेज आपको दिया हुआ है, वोल्टेज कितना है 1200 वोल्ट, दोनों सिरे के बीच का वोल्टेज कितना है 1200 वोल्ट। अब हम लोग पहले आवेश निकाले, तो आवेश निकाल लेंगे तो ये पता चल जाएगा कि इस पर कितना आवेश है और इस पर कितना आवेश है, क्योंकि श्रेणी क्रम में सभी आवेश समान होता है। और आप जानते हैं Q बराबर होता है CV, Q बराबर क्या होता है CV। तो तुल्य धारिता कितना निकला है C हो गया आपको CS, दोनों का जो तुल्य धारिता निकला CS। अभी दोनों का विभवांतर कितना है तो 1200। समझ में आया बात कि नहीं आया, नहीं समझे बात। Q बराबर फॉर्मूला CV, तो C हो गया यहाँ पर तुल्य धारिता, तो तुल्य धारिता कितना है 4/3 माइक्रोफेराड। अब बैठा देते हैं, दोनों सिरे के बीच विभवांतर कितना है 1200 वोल्ट। तो यहाँ पर अगर हम तोड़ेंगे Q बराबर 1200 गुना 4/3 माइक्रोफेराड था, तो इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 400 4 या 12, 400 को 4 से गुना करो 1600 माइक्रो आवेश है, तो आवेश का मात्रा क्या होगा कूलम, 1600 माइक्रो कूलम आवेश निकला। यानी इस पर भी 1600 माइक्रो कूलम आवेश होगा और इस पर भी 1600 माइक्रो कूलम आवेश होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में है तो आवेश दोनों पर समान होगा। लेकिन हमको यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 माइक्रोफेराड वाले संधारित्र पर विभवांतर कितना होगा। 2 माइक्रोफेराड तो यहाँ पर है, अब इसके बीच विभवांतर कितना होगा वो हमको निकालना है। तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए 2 माइक्रोफेराड के बीच विभवांतर V बराबर आप लोग जानते हैं Q/C, तो यहाँ V1 बराबर निकाल लेते हैं Q/C1। Q आपको है 1600 माइक्रोकूलम, 1600 माइक्रोकूलम। अब बट C1 कितना है 2 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड है ना C1, इसी के बीच विभवांतर हमको निकालना है, तो 2 माइक्रोफेराड। अब काट दीजिए, माइक्रो भी कटेगा, 2 8 16, यानी V1 आपको आ गया 800 वोल्ट। V1 कितना आ गया 800 वोल्ट, माइक्रो कट गया, और 2 8 16 800 वोल्ट हो गया इसके लिए। अगर मान लो इसके लिए कहता कि इसके बीच विभवांतर कितना होगा 4 माइक्रोफेराड वाला के लिए, तो 4 माइक्रोफेराड वाला के लिए क्या करते बताइए। तो 2 माइक्रोफेराड के लिए हम लोग क्या किए 2 से भगा दिए, और 4 माइक्रोफेराड वाला रहता तो यहाँ लिख देते कि 4 माइक्रोफेराड के बीच विभवांतर यानी V2 मान लेते, तो क्या हो जाता बोलो V2 रहा Q/C2, तो Q तो दोनों के लिए समान है, कितना है Q तो 1600 माइक्रोकूलम, 1600 माइक्रोकूलम। अब बटे में 4 माइक्रोफेराड काट दीजिए, तो काटने के बाद क्या आएगा 4 चौके 16, 400 वोल्ट आ गया। यानी इसके लिए आपको वोल्टेज आया 800 वोल्ट, हमको 2 माइक्रोफेराड वाला निकालना था, तो इसका सही आंसर हो गया 800। और इसके लिए कितना हो गया 400, देखिए ये 800 ये 400 दोनों जोड़ने पर 1200 वोल्ट हो गया ना। समझ में आया कि नहीं। तो कुछ नहीं है सवाल में, खाली आपको दिमाग लगाना है। फिर समझ जाइए 2 माइक्रोफेराड और 4 माइक्रोफेराड के 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में लगा दिए, और उनके चरम सिरे वोल्टेज कितना है तो 1200 वोल्ट है। वोल्टेज श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है C1 गुना C2 C1 जो C2 2 ठो रहेगा तो ऐसे कर देना है।
तो C1 ये 2 माइक्रोफेराड था, C2 ये था, मान बैठा के तोड़ दिए, श्रेणी क्रम में मान आ गया धारिता का 4/3 माइक्रोफेराड। अब देखिए वोल्टेज है 1200 वोल्ट। तो अब हम आवेश निकाल लेते हैं, क्योंकि जानते हैं श्रेणी क्रम आवेश सबका समान था, तो Q बराबर CV करके आवेश निकल गया 1600 माइक्रोकुलम। तो आवेश इस पर भी 1600 माइक्रोकुलम, इस पर भी 1600 माइक्रोकुलम, लेकिन हमको तो निकालना है वोल्टेज किस पर, तो इस पर। तो इसलिए 2 माइक्रोफेराड के बीच विभवांतर यानी वोल्टेज क्या होगा, V1 बराबर Q/C1। तो Q कितना, तो Q अभी जस्ट निकाले थे कितना 1600 माइक्रोकुलम, बटे में C1 कितना 2 माइक्रोफेराड, काट दीजिए 800। अगर यही इसमें कहता 4 माइक्रोफेराड के बीच विभवांतर क्या होगा, तो 4 माइक्रोफेराड से भागा दे दीजिए। ठीक है, तो कुछ थोड़ा सा सवाल था अपने आप में स्टैंडर्ड, सवाल इस सब दिन हल्का नहीं है ना पूछेगा, वो 12वीं में साइंस है, तो इसका मतलब है कुछ तो अच्छा होना चाहिए। अब आ जाइए ये नंबर क्वेश्चन नंबर 5। किसी समांतर पट्टिका संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच एकांक आयतन में यानी इकाई आयतन में, इकाई आयतन कहेगा तो आयतन से भागा दे दीजिएगा, इकाई आयतन निकल ही रहेगा। एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान क्या होगा। जैसे समांतर प्लेट देखिए बना लिए सपोजिटेड, इस पर प्लस Q चार्ज है, इस पर माइनस Q चार्ज है, दोनों के बीच का जो है दूरी D है, और एक प्लेट का क्षेत्रफल जो है वो कितना है, A है। उभयनिष्ठ क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, वो A है। क्लियर हो गया, उभयनिष्ठ क्षेत्रफल A है और दोनों प्लेट के बीच की दूरी कितना D है। अब क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा। अब कहता है कि किसी समांतर पट्टिका संधारित दोनों प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान क्या होगा। आप जानते हैं संचित ऊर्जा U बराबर होता है हाफ C और V²। U बराबर होता है हाफ C V²। C क्या चीज़ है, धारिता। समांतर प्लेट संधारित धारिता क्या होता है हवा के लिए, तो आप जानते हैं एप्सिलॉन नोट A अब बटे D होता है, एप्सिलॉन नोट A बटे D होता है। अब V है विभवांतर, विभवांतर अगर निकालेंगे तो V बराबर फॉर्मूला आता है E गुना D। तीव्रता को दूरी से गुना करने में विभवांतर होता है ED का होल स्क्वायर। देखिए अब इसको तोड़ देंगे, आसानी से तोड़ेंगे, अपने समझ में आ जाएगा। 1/2 एप्सिलॉन नोट A बटे D गुना E² D², नहीं हुआ। अब देखिए एक D ऊपर नीचे कटेगा तो क्या हो जाएगा 1/2, ये आपको ऊर्जा निकल रहा है कुल ऊर्जा 1/2 एप्सिलॉन नोट, एक D ऊपर नीचे कट गया तो एप्सिलॉन नोट E² गुना में AD। देखिए A है क्षेत्रफल, D है दोनों प्लेट के बीच की दूरी, तो क्षेत्रफल को दूरी से गुना करने पर आयतन होता है। जैसे देखिए वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं क्या होता है, πr²। वृत्त क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। जैसे मान लो कोई बेलन हम बना लिए, अब देखिए ये बेलन है ना, ये बेलन है, ये क्या चीज़ है, ये वृत्त है, वृत्त के क्षेत्रफल क्या था πr²। अगर ऊंचाई इसका h है, ऊंचाई से गुना कर दें, πr² को अगर ऊंचाई से गुना कर दें तो वो क्या बन गया, आयतन। तो ई πr² क्या चीज़ है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को दूरी से गुना करने पर क्या होता है, आयतन। समझ में आया बात। अब यहाँ पर देखिए ए क्या चीज़ है, क्षेत्रफल, और डी क्या चीज़ है, दूरी। क्षेत्रफल को दूरी से गुना करने पर क्या होगा, आयतन। क्या हो जाएगा, आयतन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं U बराबर हाफ एप्सिलॉन नोट E² गुना आयतन को V से डिनोट करते हैं, V लिख दिए। अब देखिए हमको कहता है एकांक आयतन में संचित ऊर्जा क्या होगा। तो एकांक आयतन का बात कर रहे तो आयतन से भागा दे दीजिए, तो इसलिए एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, तो क्या करेंगे, जो आपको ऊर्जा था उसमें आप आयतन से भागा दीजिए। ऊर्जा क्या था, 1/2 एप्सिलॉन नोट E² गुना में V या बटे में V काट दीजिए, तो आंसर क्या आया 1/2 एप्सिलॉन नोट E²। तो यही आपको एकांक आयतन के लिए संचित ऊर्जा हो गया। तो देखिए इसमें कौन ऑप्शन सही है, 1/2 एप्सिलॉन नोट E² कहाँ पर लिखा है, 1/2 एप्सिलॉन नोट यहाँ होना चाहिए, 1/2 एप्सिलॉन नोट E², ये आपको ऑप्शन नंबर सी हो गया, 1/2 एप्सिलॉन नोट E²। समझे बात। तो इस प्रकार से डील करके अगर पढ़िएगा ऑब्जेक्टिव, तब आपको फिजिक्स से स्नेह होगा। और रट करके तो भाई कितना रटिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं, इसको देख लीजिए बढ़िया से, एक बार दो बार ध्यान से वीडियो देखिएगा तो आपको दिमाग में आ जाएगा, और तब कभी नहीं भूलिएगा, एक बार दो बार देखना है, इंटरेस्ट बनेगा तब। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक होता है। दोस्तों परावैद्युत सामर्थ्य का जो है एसआई मात्रक वो होता है वोल्ट प्रति मीटर, क्योंकि विद्युत तीव्रता का जो मात्रक होता है ना वही परावैद्युत सामर्थ्य का मात्रक होता है। परावैद्युत सामर्थ्य का मात्रक वही होता है जो विद्युत तीव्रता का मात्रक होता है। विद्युत तीव्रता मतलब वोल्ट प्रति मीटर होता है या न्यूटन प्रति कूलाम होता है, तो जो ऑप्शन में रहेगा वो मार दीजिएगा। तो वोल्ट प्रति मीटर दिया है तो ये टिक मार देंगे, ठीक है। 7 नंबर आइए, शुष्क वायु यानी आर्द्र वायु का समान दाब पर परावैद्युत सामर्थ्य होता है। देखिए परावैद्युत सामर्थ्य जो होता है हवा के लिए वो होता है 3 × 10⁻6 वोल्ट प्रति मीटर या वोल्ट मीटर पावर -1। ये सही आंसर है, दिमाग में रखना है। शुष्क वायु का समान दाब पर परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है? 3 × 10⁻6 वोल्ट प्रति मीटर या वोल्ट मीटर पावर -1। 8 नंबर आइए, ये बनाने वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है 4 माइक्रोफेराड धारिता पर संचित आवेश क्या होगा। देखिए यहाँ पर 4 माइक्रोफेराड दिया हुआ है, इस पर हमको आवेश निकालना है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। सर्वप्रथम देखिए इस परिपथ को ध्यान से देखिएगा तो ये दोनों जो है समांतर क्रम में नजर आता होगा। तो ऐसा करते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं C1, इसका नाम दे देते हैं C2 और इसका नाम दे देते हैं हम C3, समझे। और ये आपको हो गया V1 और ये आपको हो गया V2 या E1 और E2। सेल लगा है तो E1 E2 ही परफेक्ट होगा, E1 E2 दे दीजिए। अब कहानी यह है कि ये दोनों समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है? CP बराबर C1 प्लस C2। CP बराबर सूत्र क्या होता है? C1 प्लस C2। तो इस दोनों को जोड़ने पर 2 और 2 क्या बन गया? 4 माइक्रोफेराड। यानी अब जो एक डायग्राम हम बनाते हैं वो किस प्रकार का डायग्राम होगा वो देखिएगा। देखिए यहाँ सेल लगा हुआ है जिसका वोल्टेज दिया है 30 वोल्ट और ये दोनों जुड़ गया, 2 और 2 बन गया 4। तो ऐसा दोनों मिलके बनेगा, ठीक है। ये धारिता है 4 माइक्रोफेराड बन गया, क्योंकि दोनों समांतर क्रम में था, आसानी से जोड़ दिए। और इधर भी आपको है 4 माइक्रोफेराड और इधर आपको जो सेल है वो आपको है 20 वोल्ट। ये सेल का जो है वोल्टेज दिया है 30 वोल्ट, इस सेल का दिया है वोल्टेज 20 वोल्ट। अब ये एक बंद परिपथ बन गया। देखिए दोस्तों, बंद परिपथ का नियम किरचॉफ का वोल्टेज नियम यहाँ लागू हो जाएगा। किरचॉफ का वोल्टेज नियम जो है, किरचॉफ का जो वोल्टेज नियम है वो बंद परिपथ के लिए लागू होता है। अब देखिए इसमें जो आवेश प्रवाहित होगा दोस्तों, मान लीजिए इस पर आवेश है Q और श्रेणी क्रम में है, तो इसलिए इस पर भी आवेश क्या होगा? Q होगा। देखिए एक ही लाइन में ना है तो श्रेणी क्रम में हो गया, ठीक है। वहाँ पर डबल लाइन था, जैसे हमको यहाँ आना था, यहाँ आने के 2 रास्ता है, एक रास्ता इस होकर के और एक रास्ता इस होकर के, इसलिए ये दोनों हो गया समांतर क्रम। हमको यहाँ आना है तो एक ही रास्ता ना है, डबल रास्ता तो है नहीं, इसलिए ये दोनों कौन चीज में हो गया? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है, तो मान लीजिए इस पर आवेश Q है तो इस पर भी आवेश Q है। किरचॉफ का वोल्टेज नियम क्या कहता है कि धारिता का कुल वोल्टेज जो है वो सेल के ईएमएफ के बराबर होता है। सेल का कुल ईएमएफ जो होता है, सेल का कुल जो विद्युत वाहक बल होता है उसके बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए धारिता का वोल्टेज कितना होगा? देखिए V बराबर आप लोग सुने होंगे, V बराबर होता है Q/C। तो अगर हम इस धारिता का वोल्टेज निकालेंगे तो क्या होगा? इसके लिए Q/C कितना? 4 माइक्रोफेराड होगा। अब फिर इसके लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? Q/4 माइक्रोफेराड होगा। अब देखिए इसका ईएमएफ है 30 वोल्ट और इसका ईएमएफ है 20 वोल्ट, और दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट में जुड़ा है। देखिए प्लस को प्लस से जोड़ दिया ना तो अपोजिट हुआ। अगर प्लस को माइनस से जोड़ता तो सेम डायरेक्शन होता, लेकिन प्लस को प्लस ध्रुव से जोड़ दिया, बड़ा वाला लाइन होता प्लस, छोटका वाला लाइन होता माइनस। तो प्लस ध्रुव को प्लस ध्रुव से जोड़ दिया है, इसलिए निगेटिव में जुड़ा है। तो निगेटिव में जुड़ा है तो उच्च जो ईएमएफ होगा और घटा निम्न ईएमएफ, इसका जो है रिजल्टेंट ईएमएफ होता है। समझे बात? परिणामी विद्युत वाहक बल क्या होगा? उच्च परिणामी विद्युत वाहक बल घटा निम्न परिणामी विद्युत वाहक बल। समझ में आया बात? देखिए इससे हम पहले वोल्टेज निकाल लिए, V बराबर Q/ इतना करके, इसका भी निकाल लिए। दोनों का कुल वोल्टेज जो होगा वो सेल के कुल
विद्युत वाहक बल के बराबर होगा, सेल के कुल ईएमएफ के बराबर होगा। लेकिन सेल जो है वो अपोजिट क्रम में जुड़ा हुआ है, दोनों प्लस प्लस में जुड़ा है, माइनस माइनस में जुड़ा है, इस कारण से यहाँ पर अंतर हो जाएगा, प्लस नहीं होगा, अंतर होगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में रहता तो जैसे प्लस को माइनस से जोड़ते, कभी भी बैटरी प्लस को माइनस से जोड़ा जाता, अगर ऐसा जोड़ा जाता तो सीधे सीधे जोड़ देते, E1 + E2 होता, लेकिन अपोजिट जोड़ने के कारण यहाँ निगेटिव दिए। अब देखिए 4 माइक्रोफेराड 4 माइक्रोफेराड, दोनों का एलसीएम क्या हो गया 4 माइक्रोफेराड, Q प्लस Q अब बराबर E1 घटा E2 30 और घटा 20। ठीक है दोस्तों, Q1 जो Q तो हो गया 2Q बटे 4 माइक्रोफेराड बराबर 10, 30 में से 20 गया 10, या इसको काट दीजिए, 2 बार में कट गया, या Q बराबर 10 गुना 2 माइक्रो, अब फेराड नहीं लिखेंगे, आवेश निकला है ना तो कूलाम लिखेंगे। ठीक है, 10 दूनी हो गया 20 माइक्रो कूलाम। दोस्तों देखिए कितना आसानी से, कितना जो है खतरनाक सवाल को आप सॉल्व कर लिए, समझ में आया बात। फिर री कर देते हैं। देखिए ये दोनों समांतर क्रम में था, तो सीधे जोड़ दिए Cp बराबर C1 जो C2, तो 2 और 2 बन गया 4 माइक्रोफेराड। अब यहाँ पर जो है KVL लागू हो गया। KVL मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ लागू होगा। किरचॉफ वोल्टेज लॉ यहाँ लागू हुआ तो देखिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि किसी भी बंद परिपथ में कुल जो आपको यहाँ पर वोल्टेज होगा वो ईएमएफ के बराबर होगा। तो कुल विभवांतर कितना हो गया, इसका विभवांतर हो गया Q/C1 यानी Q/4 माइक्रोफेराड, और इसका हो गया Q/4 माइक्रोफेराड। कुल हो गया दोनों का जोड़ जो है इसके ईएमएफ के बराबर होता है। इसका ईएमएफ परिणामी ईएमएफ क्या हो जाएगा, तो इसका है 30 वोल्ट, ये है 20 वोल्ट, दोनों अपोजिट में जोड़ा हुआ है, इसीलिए दोनों का अंतर हो गया। उच्च में से निम्न करके घटाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको आवेश जो है 4 माइक्रोफेराड वाला पर वो निकल गया 20 माइक्रोकूलम। तो इसका सही आंसर हो गया ए नंबर। ठीक है दोस्तों, बीएम क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा और न्यूमेरिकल को विशेष अध्ययन कीजिएगा तो फिजिक्स और अच्छा लगेगा। एक से एक किताब आता है न्यूमेरिकल का, तो आप लोग सिर्फ इंटरेस्ट जगाइए, भूख तो हम फैला देंगे। ठीक है, सिर्फ आप इंटरेस्ट से देखिए, लिखिए, तो फिजिक्स पर का नशा चढ़ा देंगे आप लोग पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं। क्वेश्चन कहता है ए और बी बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा। देखिए यहाँ चित्र में ए और बी दिखाई दे रहा होगा, इस दोनों के बीच हमको विभवांतर निकालना है। यहाँ पर धारिता है 3C, यहाँ है C, ये 3C है, ये C है, और यहाँ सेल जो है जुड़ा हुआ वो 190 वोल्ट का है। दोस्तों बहुत ही सुंदर और थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन ध्यान से देखिएगा तो कठिन नहीं लगेगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। एक बार में समझ में नहीं आएगा, 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार होगा, लेकिन देख करके समझ लीजिएगा, प्लान कर लीजिए कि फिजिक्स को गर्दा झाड़ देना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ध्यान से, ए और बी बिंदुओं के बीच विभवांतर हमको निकालना है, इसके बीच विभवांतर। तो सर्वप्रथम आपको जितना भी धारिता है, टोटल का कुल धारिता यानी तुल्य इक्विवेलेंट जो होता है धारिता, वो निकाल लेना है, तुल्य धारिता। तो सर्वप्रथम ये देखिए, यहाँ ये दोनों कौन चीज़ में है, श्रेणी क्रम में। फिर इस दोनों को जोड़ने के बाद ये किस में आ जाएगा, समांतर क्रम में। फिर ये सब जुड़ जाने पर जो मान आएगा वो मान और ये मान किस में आ जाएगा, श्रेणी क्रम में। तो पहले आप तुल्य धारिता निकालने के चक्कर में यहाँ पर आपको C1 मान लेते हैं, ये C2 मान लेते हैं, ये C3 मान लेते हैं, और ये हम C4 मान लेते हैं। कोई दिक्कत समझने के ख्याल से कोई खास बात नहीं है। अब देखिए C1 और C2 कौन चीज़ में, श्रेणी क्रम में है। तो C1 और C2 श्रेणी क्रम में है, इसलिए CS का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CS का फॉर्मूला हो जाएगा C1 गुना C2 बटे C1 प्लस C2, C1 गुना C2 बटे C1 प्लस C2। समझ आया बात। अब देखिए C1 कितना है दोस्तों, C1 है 3C, C2 कितना है तो C, अब बटे C1 प्लस C2, तो C1 प्लस C2, C1 है 3C और C2 है C। अब दोनों को जोड़िए प्रेम से, तो 3C गुना C, 3C स्क्वायर, अब बटे में 4C, एक C ऊपर नीचे कट जाएगा, यानी श्रेणी क्रम में जो तुल्य धारिता आया इस दोनों को जोड़ने पर वो आया आपको 3C बटे 4। इस दोनों का तुल्य धारिता क्या आया, 3C बटे 4।
अब देखिए ये दोनों जुट गया, जुटने के बाद पैदा लिया 3C/4। ये 3C/4 और ये 3C दोनों किस में होगा, समांतर क्रम में होगा। अगर आपको इच्छा होता है तो एक डायग्राम फिर बना देते हैं। किस प्रकार का डायग्राम होगा, देखिए डायग्राम से ज़्यादा बच्चा समझता है, इसलिए हम डायग्राम थोड़ा सा विशेष बनाते हैं। और फिजिक्स का नशा तो चढ़ाएंगे, ये बात तो हम कसम खाए हैं कि फिजिक्स का नशा आप लोग पर चढ़ाएंगे। ध्यान से सिर्फ देखना है दोस्तों। यहाँ पर आपको है लगा हुआ 3C और ये दोनों जुट के बन गया 3C और C जुट के बन गया 3C/4। ये बन गई, ये तो आपको 3C है जो कि आप C3 माने थे, और ये दोनों जुट के जो बना उसको हम CS कहे थे, जो निकल गया 3C/4। और ये आपको है C, जिसे हम C4 माने थे। यहाँ पर सेल जो है उसका वोल्टेज है 190 वोल्ट। ठीक है। अब दोस्तों ये और ये दोनों पैरेलल में है, समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम का सूत्र जो है आप लोग जानते हैं, Cp बराबर C1 + C2। C1 हो गया ये और C2 हो गया ये, तो Cp बराबर क्या होगा, C3 + CS। C3 + CS, देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है। C3 का मान क्या है, तो 3C, और CS का मान कितना है, तो 3C/4। ठीक है। अब इसको तोड़ लेते हैं, 4 1 का लघुत्तम 4 हो गया, 4 तिया 12C और +3C, तो 12 3 15C, तो Cp बराबर हो गया 15C/4। इस दोनों को जोड़ने पर रिजल्ट आया 15C/4। फिर से देख लीजिए, 4 तिया 12, इधर से 3, 12 3 15C/4, यानी ये दोनों जुटने पर बन गया 15C/4। अब जो नया डायग्राम बनेगा दोस्तों, तो इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। ये दोनों बन गया 15C/4, इस प्रकार का डायग्राम बन गया। अब देखिए यहाँ पर आपको सेल है, वो है आपको 190 वोल्ट का। यहाँ आपको C है जो कि आपको C4 कहलाया, C4 माने थे, और इस दोनों को जुटने पर जो पैदा लिया वो बन गया आपको Cp, और वो आपको है 15C/4। देखिए अब दोस्तों फिर ये दोनों कौन चीज में आ गया, तो श्रेणी क्रम में आ गया। अब श्रेणी क्रम में आ गया तो फिर इसका सूत्र क्या होगा, तो श्रेणी क्रम, अब तो इसको जोड़ने के बाद कोई धारिता बचा नहीं, तो तुल्य धारिता भी हम कह सकते हैं। तुल्य धारिता, तुल्य धारिता तो श्रेणी क्रम में ही है, तो C, यहाँ डैश लगाते हैं, C'(S). श्रेणी क्रम का सूत्र था जब 2 ठो है तो क्या होगा, C4 गुना Cp, C1 गुना C2 बटा C1 जो C2, यानी C4 + Cp। C4 का मान कितना है, C है, और Cp का मान क्या है, 15C/4 है, बटे C + 15C/4। अब इसको तोड़ देना है, 15C² / 4, ये आप जो कीजिएगा तो 4C और 15 हो तो 19C/4। दोस्तों बटे वाला 4 काट दीजिए, 15C² बटे 19C, एक C भी कटेगा, तो आपको जो रिजल्ट आया तुल्य धारिता जिसे कहते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वो एक C ऊपर नीचे कट गया तो 15C/19 आ गया। इस सब को जोड़ने पर रिजल्ट आ गया 15C/19, तुल्य धारिता जिसे कहते हैं। अब कहानी हो गया कि सेल का वोल्ट EMF 190 वोल्ट, टोटल धारिता है 15C/19, तो अब ये सेल धारा यानी आवेश कितना भेजेगा, आवेश कितना भेजेगा इस परिपथ में, यानी हमको निकालना है अब Q। क्या निकालना है, Q। देखिए अब उल्टा चलना है, तो Q निकालना है, तो आप जानते हैं कि Q बराबर फॉर्मूला क्या होगा, तो Q बराबर फॉर्मूला होगा CV होता है, Q बराबर क्या होता है, CV। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस गुना में V क्या, तो 190 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, 190 वोल्ट। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, 15C/19 गुना 190, काटिए 10 बार में ये कट गया, ये आपको हो गया 150C निकला, आवेश निकल गया 150C।
ये आवेश जो है यहाँ आया, दोनों श्रेणी क्रम में था, तो जितना इस पर आवेश था उतने इस पर आ गया आवेश, जितना इस पर आवेश आया उतने ही इस पर आवेश आ गया। तो यहाँ पर Cp, ये देख लीजिए, ये आवेश इस पर भी उतने हैं जितना कि इस पर है, तो इसका मान है कितना 15C/4। ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब Cp है तो इसको समझिए, थोड़ा ध्यान से लिख लीजिए इसको बढ़िया से, ठीक है। अब बताते हैं, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, रोक करके, ठीक है। अब देखिए, आपके पास आवेश जो है वो आपको आ गया कितना 150C। आवेश कितना आ गया 150C। अब देखिए आवेश यहाँ से आइए, ये आवेश दिया 150C, तो यहाँ पर भी 150C और यहाँ पर भी 150C। तो हमको इससे तो मतलब नहीं, हमको तो यहाँ ध्यान दीजिए, हमारा लक्ष्य क्या है, A और B के बीच विभवांतर निकालना। तो हम फिर यहाँ पर आएंगे तब हमारा मकसद पूरा होगा। तो अब देखिए, तो ये Cp कहाँ पर बैठा हुआ है वहाँ से, ये Cp जो है, ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट इस दोनों का जोड़ है। तो अगर आवेश यहाँ पर Q है तो यहाँ आया, तो यहाँ पर 2 भाग में आवेश बट गया, 2 भाग में आवेश बटा कि नहीं बटा, क्योंकि यही दोनों मिलकर ने ये 15C/4 बना था। तो यहाँ पर जब आवेश आया तो 2 भाग में इधर भी जाएगा आवेश, इधर भी आवेश जाएगा। तो हमको मेन है कि अगर यहाँ पर विभवांतर हमको मालूम हो जाए कि इस दोनों के बीच विभवांतर क्या होगा, तो जो विभवांतर इसके लिए होगा वही विभवांतर इसके लिए होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। तो हम जो हैं इस दोनों के बीच विभवांतर निकाले, यानी अगर आपको Q मालूम है 150C और Cp यानी धारिता मालूम है, तुल्य धारिता, तो आप पहले विभवांतर निकाल लीजिए। इससे विभवांतर निकल जाएगा तो बस इसका धड़ल्ला टूट जाएगा। देखिए विभवांतर कैसे निकलेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे इसके लिए Cp के लिए विभवांतर, Cp के लिए विभवांतर, ठीक है दोस्तों। तो V1 मान लेते हैं, V बराबर होता है Q/C, V बराबर क्या होता है Q/Cp, ठीक है दोस्तों। तो Q कितना है आपको दिया हुआ, तो Q है आपको दिया हुआ, निकला अभी जस्ट Q 150C, देख लीजिए 150C अब बटे Cp कितना है तो 15C/4, 15C अब बटे वाला 4 लिख दीजिए। ठीक है। अब जो है दोस्तों इसको काटिए, 10 बार में ये कटेगा और ये पलटी मारेगा, तो V1 निकल गया आपको 40 वोल्ट, ठीक है। V1 कितना निकल गया 40 वोल्ट। अब यहाँ आइए दोस्तों, इस दोनों के बीच विभवांतर जो है वो आ गया कितना 40 वोल्ट। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, थोड़ा सा सवाल है लेंदी सवाल है बढ़िया। 40 वोल्ट है तो इसके लिए भी वही विभवांतर होगा जो कि इसके लिए विभवांतर होगा, क्योंकि समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। ये CS तो देख लीजिए, ये CS 2 ठो को मिलकर बना है। अब देखिए विभवांतर हमको मालूम हो गया, धारिता मालूम है, तो आवेश निकल जाएगा इस दोनों के लिए आवेश। तो अब देखिए CS के लिए आवेश हम पहले निकाल लेते हैं। अब CS के लिए आवेश यानी Q, और Q बराबर क्या था CV, यानी CS गुना V कितना V1। तो CS का मान कितना देख लीजिए, श्रेणी क्रम के लिए क्या है तो 3C/4, 3C/4 गुना V1 कितना तो V1 है 40। इसको काटिए, 10 या 30C निकला। CS के लिए आवेश क्या निकला 30C। अब देखिए CS जो है, CS ये है, और CS बना किससे है तो CS देखिए CS जो है ये बना है आपको CO3C से CS बना है C और 3C से, यानी CS के लिए आवेश है दोस्तों 30C। तो अब
ये दोनों के लिए आवेश हो जाएगा 30C, क्योंकि श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में आवेश जो है समान होता है, तो यहाँ भी आवेश होगा 30C और यहाँ पर भी आवेश होगा 30C। समझ में आया बात? यहाँ पर भी आवेश होगा 30C और यहाँ पर भी आवेश होगा 30C। लेकिन हमको तो ए और बी के बीच विभवांतर निकालना है, तो इसलिए लिखते जाइएगा, शुरू से लिखिएगा तभी समझ में आएगा। अब जो है ए और बी के बीच विभवांतर निकाल लेते हैं दोस्तों। आवेश तो मालूम हो गया, क्योंकि श्रेणी क्रम में जो आवेश इसके लिए वही आवेश इसके लिए, तो निकाल लेते हैं ए और बी के बीच विभवांतर। इसलिए ए और बी के बीच विभवांतर भी बराबर क्यू बाई सी, तो भी बराबर क्यू बाई सी, तो क्यू कितना है दोस्तों? तो इसके लिए 30C। अब बाय में धारिता कितना है? धारिता इसके लिए 3C, 30C अब बटे में 3C कटेगा तो आएगा 10 वोल्ट। देखिए 10 वोल्ट इसका सही आंसर है दोस्तों। और इसको समझ कर लिख लीजिएगा, एक बार दो बार समझ जाइएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। सवाल थोड़ा लंबा गया, सवाल लंबा है भी, कितनों संक्षेप करेंगे फिर भी जाएगा। देखिए ये दोनों श्रेणी क्रम में था, श्रेणी क्रम पहले जोड़ दिए तो आपको रिजल्ट आया 3C/4। फिर दोनों समांतर क्रम में था, समांतर क्रम में जोड़ दिए, फिर इसको श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता निकाल लिए, तुल्य धारिता के बाद कुल आवेश निकाल लिए, और आवेश निकला तो जो आवेश इस पर वही आवेश इस पर, क्योंकि श्रेणी क्रम में है। अब इस पर जो आवेश आया, ये Cp है, तो हम इससे विभवांतर निकाल लिए। विभवांतर निकालने के बाद जो विभवांतर इसके लिए होगा वही विभवांतर इसके लिए हो गया। तो विभवांतर है, धारिता है, हम फिर आवेश निकाल लिए। आवेश निकाले तो श्रेणी क्रम के लिए आवेश जानबे करते हैं, जो इस पर होगा वही इस पर होगा। तो आवेश सबके लिए समान। हमको तो इसके बीच विभवांतर नहीं निकालना था, हमको निकालना था ए और बी के बीच विभवांतर। और ए और बी के बीच विभवांतर निकालने फॉर्मूला क्या होगा? भी बराबर क्यू बाई सी। आवेश था 30C, धारिता था 3C, 30C में 3 से भागा दीजिए 10 वोल्ट। ठीक है। अगर आपको इसके बीच निकालना पड़ता सी के बीच विभवांतर, इसके लिए विभवांतर, तो विभवांतर निकालने पर क्या होगा? क्यू बाई सी। तो 30C बटा सी कट गई 30, तो ये हुआ 30 वोल्ट, और ये था आपको 10 वोल्ट। देखिए 30 और 10 40 वोल्ट पड़ गया ना। तो इस कारण से दिमाग से इसको समझना है। सवाल जो है लेंदी था, लंबा था, लेकिन ज़रूर समझना है। कसम खाना है कि सीखना तो है, क्योंकि कुछ सवाल छोटा भी होता है, कुछ सवाल मोटा भी होता है, कुछ लॉन्ग भी जाता है। अब लॉन्ग गया नहीं देखना है ऐसा नहीं, इसको समझ करके लिख लीजिए और एक बार दो बार वीडियो देख लीजिए ध्यान से, टोटल समझ में आ जाएगा, गारंटी समझ में आ जाएगा। इसको भी देख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके अपना आराम से लिख लीजिए। ठीक है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। कहता एक वियुक्त गोले की धारिता n गुनी बढ़ जाती है जब इसे भूधृत सकेंद्रीय गोले से घेर दिया जाता है। उन गोले की त्रिज्या का अनुपात क्या? देखिए कोई गोला है और मान लीजिए इसकी त्रिज्या जो है वो a है, सपोज दैट इसकी त्रिज्या कितना है? a है। अब इसका गोलीय चालक की धारिता क्या? इस पर मान लीजिए आवेश है प्लस, तो गोलीय चालक की धारिता या इसका जो धारिता होगा, तो गोलीय चालक की धारिता क्या आ जाएगा? गोलीय चालक की धारिता हो जाएगा C बराबर 4πε0 R। R मतलब A। ठीक है, त्रिज्या जो होगा वही लेंगे, तो गोलीय चालक धारिता हो गया C बराबर 4πε0 A। और मान लेते ये धारिता को हम C1 से डिनोट किए। अब क्या करते हैं, जब इसे भूधृत सकेंद्रीय गोले से घेर दिया जाता, अब एक और गोला से इसको घेर देते हैं। यानी ये पहले वाला गोला था ऐसा, जिस पर चार्ज आपको इस प्रकार से था और त्रिज्या था आपको A। ठीक है। जब इसे भूधृत सकेंद्रीय गोले से घेर दिया जाता, कोई एक और गोला हुआ, तो ये प्लस चार्ज है, तो प्रेरण कारण यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, माइनस दूसरा गोला फैल जाएगा, और इसको अर्थ से जोड़ दीजिए। तो सकेंद्रीय इस प्रकार का गोला रहेगा, तो उसका धारिता क्या होता है दोस्तों? सकेंद्रीय गोला के लिए, यानी अब जो इसका धारिता होगा, नया धारिता न्यू जो होगा इसका कैपेसिटेंस, न्यू धारिता C2 बराबर क्या हो जाएगा?
4 पाई एप्सिलॉन नोट ए बी बटे बी माइनस ए। देखिए ए इसका त्रिज्या मान लिए और बी इसका त्रिज्या मान लिए, ठीक है। 4 पाई एप्सिलॉन नोट ए बी बटे बी माइनस ए अब नया धारिता बन गया। तो अब क्वेश्चन कहता है कि एक वियुक्त गोले की धारिता n गुनी बढ़ जाती है, यानी ये धारिता कम होगा और ये धारिता ज़्यादा होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक वियुक्त गोले की धारिता n गुनी बढ़ जाती है जब इसे भूधृत सकेंद्रीय गोले से घेर दिया जाता है। यानी जब इसको इस प्रकार से घेर देते हैं, धारिता जो है, पहले वाला धारिता जो है उसका मान n गुना हो जाता है ये। यानी प्रश्न कहता है कि नया धारिता जो है वो पुराने धारिता का n गुना हो जाता है। तब जो है त्रिज्या का अनुपात निकालना, त्रिज्या यानी ए और बी का अनुपात हमको निकालना, त्रिज्या का अनुपात। तो दोस्तों प्रश्न कहता है, प्रश्न से नया धारिता यानी C2 जो है वो पुरनका धारिता का n गुना हो जाता है, ठीक है दोस्तों। नया धारिता C2 जो है वो पुराने धारिता का n गुना हो जाता है। तो C2 का मान कितना है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नोट ए बी बटे बी माइनस ए, n गुना C1 का मान क्या है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नोट ए। अब जो है 4 पाई एप्सिलॉन नोट 4 पाई एप्सिलॉन कट गया, एक ए भी कट गया, ए कट गया, तो बचा क्या, बचा बी बटे बी माइनस ए बराबर n, ठीक है दोस्तों। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो ये क्या होगा, b गुना एक b बराबर एन बी घटा एन ए, ठीक है दोस्तों। अब जो है आपको b वाला को इधर ले आते हैं, a वाला को इधर लेते हैं, या एन ए बराबर एन बी घटा बी, या एन ए बराबर दोनों b कॉमन n माइनस 1 इंटू बी, ठीक है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर सॉल्व कर देते, छोटा हो गया। या a बटे b अगर हम बात करते हैं, b इधर कर दीजिए, तो a बटे b n गुना है, इधर भागा, a बटे b बात करते तो n माइनस 1 बटे n आता है। तो देखिए इसमें आपको जो है ऑप्शन, देखिए a बटे b कितना आया, n माइनस 1 बटे n। तो अब देखिए आपके पास ऑप्शन जो है इसमें कौन ऑप्शन मिल रहा है, a बटे बी आपको क्या आया, त्रिज्या का अनुपात क्या आया, n माइनस 1 बटे n, एक भी नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर इसको पलट दिया जाए, b बटे a कर दें तो n बटे n माइनस 1 मिल रहा है। तो यानी इसका सही आंसर जो है वो a नंबर होगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन ये भी था, एक वियुक्त गोले की धारिता n गुनी बढ़ जाती है जब इसे भूधृत सकेंद्रीय गोले से घेर दिया जाता है, उन गोले की त्रिज्या का अनुपात निकालना है। तो पहले तो एक गोला था, गोलीय चालक की धारिता होता है 4 पाई एप्सिलॉन नोट r, इसका त्रिज्या a माने तो 4 पाई एप्सिलॉन नोट a हुआ। जब किसी दूसरा गोला से घेर कर पृथ्वी संपर्क करा दिए इसको, तब इसकी धारिता जो नया धारिता हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नोट ए बी बटे बी माइनस ए होता है। ये नया धारिता जो है पुरनका धारिता का n गुना हो गया। तो प्रश्न से C2 बराबर n गुना C1, C2 का मान ये बिठाए, C1 का मान बैठा करके गुना तुना करके काट फूट करके a और b का जो है रेशियो निकाल लिए। तो a बटे b का मान आया n माइनस 1 बटे n। देखते हैं a बटे b का मान n माइनस 1 बटे n है कि नहीं, चारों में कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसको पलट देंगे तो इधर भी पलटेगा। तो b बटे a का मान है n बटे n माइनस 1, जो कि आपको करेक्ट आंसर a हुआ। 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक परावैद्युत समांतर पट्टिका संधारित्र के प्लेटों के बीच, एक परावैद्युत समांतर पट्टिका संधारित्र के प्लेटों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होता है। देखिए दोस्तों, कोई भी परावैद्युत पदार्थ अगर समांतर प्लेट संधारित्र के बीच डाला जाता है दोस्तों, तो धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। कभी भी समांतर प्लेट संधारित्र के बीच अगर हम कोई भी परावैद्युत पदार्थ डालते हैं तो धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि धारिता जो है वो एप्सिलॉन आर के यानी परावैद्युत के समानुपाती होता है, परावैद्युतांक के समानुपाती होता है। इसीलिए कोई भी परावैद्युत पदार्थ इसमें डालेंगे तो धारिता का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो गया बी नंबर, ठीक है। 12 नंबर है, लास्ट ये क्वेश्चन है दोस्तों, और आपका चौथा चैप्टर जो है विद्युत धारिता का ऑब्जेक्टिव खत्म हो चुका। जितना बताए हैं इससे पहले अभी एक वीडियो आपको धारिता का दिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं। तो इससे बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा दोस्तों। कल जो है आपको ये विद्युत धारा चैप्टर से ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा,
और कुछ स्टूडेंट्स कमेंट किए थे कि सर मैथमेटिक्स में रिलेशन फंक्शन के बारे में बताना है, तो रिलेशन फंक्शन का भी वीडियो आप लोग को जल्द मिलेगा। दोस्तों जो भी देते हैं आप ध्यान से देखें, रिलेशन फंक्शन सब को आपको बढ़िया से समझा देंगे और आपको कोई परेशानी नहीं होगा, ये मेरा वादा है। आप लोग ध्यान से वीडियो देखें और जो भी परेशानी होता है तो मेरा जो है व्हाट्सएप नंबर आप लिख सकते हैं 9631608006, ये व्हाट्सएप नंबर है। और कोई भी परेशानी हो तो आप दोस्तों हमसे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। एक व्युक्त चालक के लिए कौन सा अनुपात अचर होता है? एक व्युक्त चालक, व्युक्त मतलब आइसोलेटेड, कोई भी कंडक्टर आइसोलेटेड अगर है तो उसका अनुपात जो होता है, जो भी किसी भी कंडक्टर को हम आवेश देते हैं तो उसमें उसके विभवांतर में परिवर्तन होता है, यानी Q समानुपाती भी होता है या Q इक्वल टू C भी होता है। C जो है एक अचर राशि है, या C बराबर हम Q/V भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि दिया गया आवेश जो है वो, दिया गया आवेश और विभवांतर का अनुपात जो है वो एक अचर राशि आता है। C जो है क्या है? अचर राशि, जिसे हम विद्युत धारिता कहते हैं। तो यहाँ पर जो है सही जो आपको आंसर है वह B होगा, क्योंकि दिया गया आवेश बटे विभवांतर जो है, जब आवेश हम किसी चालक को देते हैं तो उसके विभवांतर में परिवर्तन होता है, ठीक है, और दोनों का अनुपात जो होता है वो जो होता है विद्युत धारिता कहलाता है, ठीक है। ये एक अचर राशि है, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर B हुआ। तो दोस्तों एक क्वेश्चन ही आप लोग को परेशान क्या होगा, वो है क्वेश्चन नंबर 9, लेकिन उसे जरूर बढ़िया से देख कर समझ करके उसे इतना गीज दीजिए कि आपको कोई समस्या नहीं होगा। तो आज फिजिक्स में इतना ही, फिर नया वीडियो के साथ आपको से मिलेंगे। कोई भी परेशानी हो दोस्तों, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। अगर हमसे कहीं भी परेशानी दिक्कत हो जाता होगा, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। बहुत जल्द लाइव क्लास जब स्टार्ट करेंगे तो आप लोग का एक एक समस्या का समाधान करेंगे। दोस्तों आप लोग का प्यार हमें रोक नहीं पाता है वीडियो बनाने से, और हम वीडियो बना कर आपको देते रहेंगे। आप ध्यान से वीडियो देखें और हमें जो है कसम खाए हैं, प्लान किए हैं, प्लान, कसम तो कसम और प्लान किए हैं कि 35/35 जो है ऑब्जेक्टिव 100% दावा के साथ सही करेंगे। फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में भी वही करना है प्रक्रिया। तो आप लोग का साथ सिर्फ चाहिए। जय हिंद।